गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वराज दल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। आइए हम देखें कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण स्वराज दल की उत्पत्ति हुई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान किस प्रकार से दिया। आइए अब हम जानें कि स्वराज्य दल का जन्म किस परिस्थिति में हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया था और इन्हीं नेताओं में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी थे। जब वे जेल से छूटे तो उन्होंने कांग्रेस के सम्मुख अपना एक प्रमुख कार्यक्रम रखा। उनका विचार था कि 1923 के विधानमंडलों के चुनावों में कांग्रेसियों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। जैसा कि मैंने ये भी आपको पहले बताया है कि जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार किया था तो उन्होंने उसके कार्यक्रम में ये कहा था कि कांग्रेसी पूरी तरह से जो विधानमंडलों का बहिष्कार करेंगे, यानी चुनावी प्रक्रिया से दूर रहेंगे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का ये मानना था कि ये प्रतिबंध अब उठा दिया जाना चाहिए, कांग्रेसियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की। उन्होंने अपने इस अध्यक्षता के दौरान एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम पूरे कांग्रेस के सम्मुख रखा कि ये जो प्रतिबंध है वो उठना चाहिए और कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर का एक जो समूह था जिसमें राजगोपालाचार्य, डॉक्टर अंसारी, रंगा, आयंगर, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने ये इस बात को सहमति नहीं दी। बहुमत न मिलने के कारण चितरंजन दास बहुत निराश हुए और आगे चल के उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। आगामी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। राजगोपालाचार्य का जो ये समूह था वो बहुत हद तक अपरिवर्तनवादी था, जिनको नो चेंजर्स कहा गया, जबकि स्वराज दल चेंज के लिए रेडी था और इन दोनों प्रकार के समूहों में आपसी जो विवाद था वो बढ़ा। ये जो कटुता थी या विवाद था उसको दूर करने की दृष्टि से सितंबर 1923 में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधानमंडलों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी को भी जेल से छोड़ दिया गया और उन्होंने भी स्वराज्यवादियों के इस राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया। बदले में स्वराज्यवादियों ने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन किया। तो इस तरह से इन परिस्थितियों में स्वराज्य दल की स्थापना हुई और स्वराज्य दल का असर भी ये हुआ कि जिस बात के लिए वो एम्फेसिस दे रहे थे राजनीति में कि चुनाव की प्रक्रिया को कांग्रेसियों के लिए खोला जाए, उसके लिए कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी। अब हम ये भी देखें कि स्वराज्य दल के सिद्धांत और कार्यक्रम किस प्रकार के थे। गांधीवादी और स्वराज्यवादियों का अंतिम उद्देश्य एक ही था और वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य या अधिराज्य स्थिति को प्राप्त करना। परंतु दोनों के तरीकों में भिन्नता थी। जहां गांधीवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पे बल दे रहे थे, वहां स्वराज्यवादी विधानमंडल का चुनाव लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे जनता में अपनी लोकप्रियता और शक्ति को सिद्ध करें, चुनावों के माध्यम से जनता में स्वराज्य के लिए उत्साह पैदा करें और वो ये भी चाहते थे कि वो चुनाव लड़ना इसलिए भी आवश्यक है ताकि अवांछनीय व्यक्ति चुनाव जीतकर सरकार की सहायता ना कर सकें। यानी कभी कभी हम किसी प्रक्रिया से दूर होते हैं तो हम ऐसे लोगों को भी तो मौका देते हैं जो लोग उपयुक्त नहीं है राजनीति के लिए और हो सकता है कि वो आगे चल के स्वराज्य की जो प्राप्ति का संघर्ष है उसको बाधित कर दें। तो उनका सिर्फ इतना मानना था कि वो किसी भी रूप में चुनावी प्रक्रिया से दूर नहीं रहना चाहते थे। हालांकि उन्होंने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को
कभी भी महत्वहीन नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विधानमंडलों में चुनाव लड़ना और स्वराज्य के लिए संघर्ष करना उतना ही आवश्यक है। तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम पे भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। आइए अब हम जानते हैं स्वराज्यवादियों के कार्य कौन से रहे और उनको कितने हद तक सफलता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिली। 1923 के चुनाव में स्वराज्यवादियों को आशा से अधिक सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल में बंगाल तथा मध्य प्रदेश में उन्हीं के चुने हुए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। कई अन्य प्रांतों के विधानमंडलों में यद्यपि स्वराज्य दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, पर फिर भी वो एक बड़े विरोधी दल के रूप में उभरे। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्यवादियों के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधानमंडल में स्वराज्यवादियों के प्रमुख नेता चित्तरंजन दास थे। पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत योग्य नेता थे और उन्होंने कुशलता से अनेक राष्ट्रवादियों और स्वतंत्र सदस्यों को अपने साथ मिलाया। उन्होंने उनके साथ मिलकर केंद्रीय विधानमंडल में एक प्रस्ताव भी रखा 8 फरवरी 1924 को और उसको पास कराया, जिस प्रस्ताव में कहा गया था कि ये असेंबली गवर्नर जनरल को भारत के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के दृष्टि से 1919 के एक्ट में परिवर्तन करने की सलाह देती है और आग्रह करती है कि निकट भविष्य में भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए जिसमें थोड़ी संख्या वाली जातियों और हितों को उचित स्थान दिया जाए, भारत के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। इस केंद्रीय विधानमंडल को भंग करके नई केंद्रीय विधानमंडल के सामने इस संविधान को स्वीकृत करने के लिए रखा जाए। बाद में उसको एक्ट का रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी रखा जाए। तो इस तरह से जब स्वराज्य दल ने देखा कि ब्रिटिश सरकार 1919 के सुधारों में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, तो उनके नेताओं ने भारत सरकार की तरफ एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल की बैठक में 1924 और 25 में, 25-26 में, 26-27 में बजट के मांग को अस्वीकार किया। गवर्नर जनरल को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। सरकार के कड़े विरोध के बावजूद 1918 में दमनकारी कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। राजनीतिक नेताओं की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किए गए। कई अन्य मामलों पर भी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। सरकारी समारोह और उत्सवों का निमंत्रण इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो चाहे कुछ ना भी कर पाए हों, पर स्वराज्यवादियों ने घोर, जिसे कहना चाहिए विरोध या कार्य में बाधा उत्पन्न करने का काम तो अवश्य ही किया। तो अगर अब हम स्वराज्यवादियों के कार्यों का मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वराज्य दल की बाधा नीति बहुत ही कारगर रही। हालांकि बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की। विपिन चंद्र पाल जैसे कांग्रेसी, जोसेफ वेपित्सा जैसे स्वतंत्र सदस्यों का विश्वास था कि केवल ये जो बाधा की नीति है वो निरर्थक है, और उदारवादी भी इसके विरुद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इसको बेकार और अर्थशून्य बताया। स्वराज्यवादियों की बाधा नीति से एक तरह से सरकार की गति बंद भी नहीं हुई और स्वराज्य भी नहीं मिला, परंतु वो निरंतर तौर पे वो काम करते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वराज्यवादियों ने उस समय कार्य शुरू किया जबकि असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था। जनता गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित नहीं थी। उनके कार्यों से दोबारा जनता में एक उत्साह का संचार हुआ। स्वराज्यवादी असहयोग आंदोलन को विधानमंडलों में ले गए। उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय जो संघर्ष है उसको बनाए रखने के लिए जो लोगों को तैयार किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा की भी पृष्ठभूमि को दरअसल उन्होंने ही तैयार किया और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा में आगे चल के लोगों ने भाग लिया। स्वराज्यवादियों के कार्यों के कारण ही जनता में एक राजनीतिक जागृति बनी, एक कंटिन्यूटी भी बनी। असहयोग आंदोलन के बाद जो भारतीय जनमानस एकदम डिप्रेस्ड और निराश हो गया था, उनको वापस से उनकी जो संघर्ष को जीवित रखने का काम स्वराज्यवादियों ने किया। उन्होंने सरकार की निरंकुशता की लगातार आलोचना किया और उन्हें ये सिखाया कि वो जनता की इच्छाओं को सम्मान करे।
सरकार को उन्होंने बराबर ये समझाया कि वो भारतीयों के हित के अंदर कानूनों का निर्माण करें। वो सरकार का ये आडंबर भी इस समय समाप्त हो गया कि भारत में शासन जनता की इच्छाओं से चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बार-बार विरोध प्रदर्शित करके उनको ये समझाया कि हम संतुष्ट नहीं हैं आपके कार्य से। तो इस तरह से स्वराज्यवादियों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन विधानमंडलों में चलाया, उससे पढ़ा लिखा वर्ग कांग्रेस के वापस समीप आया, जनता में भारी राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई और ये राष्ट्रीय चेतना आगे चल के जो है भारतीय गांधीवादी आंदोलनों में इसने अपना जो है योगदान दिया। तो इस रूप में स्वराज्यवादियों का चाहे बहुत छोटा पीरियड रहा, लेकिन उन्होंने उस गैप को जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा के बीच में था, उसको बहुत अच्छे से भरा। धन्यवाद।